हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पिछले क्लास में 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी कर रहे थे। इसका आपने कंस्ट्रक्शन देख लिया है, वर्किंग देख लिया है और डेरिवेशन में हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस आउटपुट वोल्टेज और करेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब जो हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। क्लियर? एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, इसे हम PAV से डिनोट करते हैं। P मतलब पावर और AV क्या डिनोट कर रहा है, एवरेज। क्लियर? ये हमारा सर्किट डायग्राम था 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर यूज किया था। ट्रांसफार्मर्स में क्या सप्लाई आ रहा है, AC, और यहाँ से इस सब ट्रांसफार्मर से जो AC सप्लाई आ रहा है वही सप्लाई किसके थ्रू जा रहा है, डायोड में जा रहा है। क्लियर? तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस ट्रांसफार्मर ने कितना AC पावर डिलीवर किया है। ट्रांसफार्मर को इनपुट क्या मिलेगा, AC। यहाँ से हम इनपुट क्या दे रहे हैं, AC दे रहे हैं। डायोड के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, DC मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर को कौन सा सप्लाई मिल रहा है, AC। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ने कितना पावर डिलीवर किया है। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर को AC मिल रहा है। AC के केस में हम कौन सा वोल्टेज और करंट यूज करते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। हमने यहाँ 2 टाइप का पढ़ा है, वोल्टेज और करंट, है ना। हमने यहाँ 2 टाइप का क्या क्या पढ़ा है, एक आप RMS वोल्टेज और RMS करंट, और क्या पढ़े हो, एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट। तो हम जो RMS है उससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, AC वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो DC क्वांटिटीज हैं उसको हम एवरेज वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर कैसा सप्लाई ले रहा है, AC। तो हम AC को किससे डिनोट करेंगे, RMS वैल्यू से। तो आप RMS वैल्यू हमने वोल्टेज और करंट दोनों का निकाल लिया है। देखो AC के केस में क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, VI cos फाई। तो यहाँ पे इस पावर फैक्टर को हम क्या ले रहे हैं, यूनिटी मान रहे हैं। क्लियर? इस पावर फैक्टर को हम क्या मान रहे हैं, यूनिटी मान रहे हैं। यूनिटी मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI, जो कि ट्रांसफार्मर कौन सा सप्लाई ले रहा है, AC। तो हम जो AC क्वांटिटी है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, RMS वैल्यू में। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS, या फिर आप इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V0R या फिर I0R। तो यहाँ पे हमने लिखा है P एवरेज इज इक्वल टू V0R इंटू I0R। अब आपने RMS वैल्यू वोल्टेज का और RMS वैल्यू ऑफ करंट दोनों फाइंड आउट कर लिया है। जो हमने पिछले क्लास में आपको दिखाया था, RMS वोल्टेज क्या निकाला था आपने, 0.84 VM, और RMS वैल्यू ऑफ करंट कितना निकाला था, 0.84 VM डिवाइडेड बाय RL। तो आप इसको इस यहाँ पे पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P एवरेज इज इक्वल टू 0.7056 VM स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर ने कितना एवरेज पावर डिलीवर किया है, P एवरेज इज इक्वल टू 0.7056 VM स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL। ठीक, अब नेक्स्ट हमें निकालना है रेक्टिफायर एफिशिएंसी। क्लियर? रेक्टिफायर एफिशिएंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को। तो एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है तो एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, रेक्टिफायर बनाया है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को
डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मतलब यहाँ पे रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपने इस रेक्टिफायर को इनपुट किया दिया है एसी और आउटपुट आपको क्या मिला है, डीसी। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय एसी पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, एसी। एसी किसके थ्रू मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी से, और ये जो डीसी है वो किसको दिया जा रहा है, लोड को। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, डीसी पावर डिलीवर टू द लोड, तो डीसी के केस में पावर कैसे लिखते हैं हम, वी नॉट आई नॉट। डीसी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम कौन सा वोल्टेज और करंट यूज करते हैं, एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट। यहाँ पे cos फाई वाला कोई टर्म नहीं रहता है बिकॉज ऑफ डीसी। डीसी में cos फाई वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वी नॉट आई नॉट, डेट इज एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, डिवाइडेड बाय एसी पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है कि ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है, पी एवरेज। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पी एवरेज इंटू 100। अब यहाँ पे आप वी नॉट आई नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, क्या निकाला था हमने, वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू। वी नॉट की वैल्यू आपने निकाला था 0.827 और आई नॉट की वैल्यू आपने निकाला था 0.827 वीएम डिवाइडेड बाय आर। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, पी एवरेज वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया है। क्लियर। इसको आप सॉल्व करोगे, वीएम कैंसल, आपके पास सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म आएगा, उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 96.92%। क्लियर। तो ये हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालते हैं फॉर्म फैक्टर एंड रिपल फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, या फिर आप वोल्टेज से इसको शो कर सकते हो, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर। अब आपने, आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो या फिर ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, फॉर्म फैक्टर। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन, आरएमएस की वैल्यू आपने निकाली थी 0.84 वीएम और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपने निकाला था 0.827 वीएम। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फॉर्म फैक्टर इज 1.015। नेक्स्ट हम निकालते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि हम क्या बना रहे हैं, रेक्टिफायर बना रहे हैं। रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सिंगल फेस एसी का वेव फॉर्म आपने ये देखा था, ठीक है, और 3 फेस एसी का वेव फॉर्म ये है। अब आप, ये तो इनपुट हुआ एसी, सिंगल फेज दो या 3 फेज दो, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। तो प्योर डीसी का वेव फॉर्म क्या रहता है, ये रहता है आपका प्योर डीसी का वेव फॉर्म। लेकिन आपने अभी 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी किया है, तो आपने देखा है कि आपको आउटपुट में किस टाइप का डीसी मिला है, ये प्योर डीसी मिला है क्या आपको, नहीं। हमें किस टाइप का डीसी मिला है, इस टाइप का डीसी मिला है। इस टाइप के डीसी को हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। क्लियर। जब भी आप रेक्टिफायर बनाओगे आपको कभी भी प्योर डीसी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। तो रिपल, हमें क्या करना है, अभी रिपल फैक्टर पढ़ना है, हमें क्या स्टडी करना है, रिपल फैक्टर पढ़ना है। तो क्या होता है रिपल, मतलब क्या होता है, आपने जो रेक्टिफायर का यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है, तो ये डीसी में कुछ कंपोनेंट एसी का प्रेजेंट रहता है, वो क्या कहलाता है आपका, रिपल कहलाता है। आपका अगर ये प्योर डीसी है तो इसमें 0% रिपल है। अगर मैं इस वेव फॉर्म की बात करूं तो इस वेव फॉर्म में 0% रिपल है, बिकॉज ये जो डीसी है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे कोई भी एसी का कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वेव फॉर्म की बात करूं तो ये क्या है, आपका पल्सेटिंग डीसी है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, कुछ ना कुछ
कंपोनेंट एसी का प्रेजेंट है, क्योंकि ये आपको प्योर डीसी नहीं मिल रहा है रेक्टिफायर में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में आपका एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे डीसी में वो क्या कहलाता है, आपका रिपल कहलाता है। और कितना रिपल प्रेजेंट है वो निकालना क्या कहलाता है, आपका रिपल फैक्टर कहलाता है। क्लियर? तो रिपल फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू होता है रूट ओवर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। तो फॉर्म फैक्टर आपने कैलकुलेट किया है 1.015 इज द फॉर्म फैक्टर, इसका स्क्वायर -1, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.17। अब एक बात याद रखना, स्मॉलर द रिपल मोर इफेक्टिव विल बी द रेक्टिफायर। क्या बोल रहा है, जितना कम आपका रिपल होगा, रिपल फैक्टर होगा, उतना ही अच्छा वो क्या होगा, रेक्टिफायर होगा। अगर आपको किसी रेक्टिफायर में ये रिपल कंपोनेंट कम मिलेंगे, रिपल कंपोनेंट कम मिलेंगे मतलब आप क्लोज टू स्ट्रेट लाइन होगे, ठीक है, क्लोज टू स्ट्रेट लाइन होगे, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जितना कम आपका रिपल फैक्टर होगा वो रेक्टिफायर उतना ही अच्छा रेक्टिफायर होगा, क्योंकि उसमें हमारा जो एसी कंपोनेंट है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो ये था आपका रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर किसी भी रेक्टिफायर का हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, इसे शॉर्ट में हम PIV से डिनोट करते हैं। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या कहलाता है आपका, पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम line to line voltage that appears across the device during its blocking state or non-conducting state। या फिर आप इसको बोलो, it is the maximum reverse voltage that a diode can withstand without destroying the diode। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है आपका, लाइन टू लाइन वोल्टेज है और मैक्सिमम वोल्टेज है जो डायोड के अक्रॉस अपीयर होता है। लेकिन ये वोल्टेज कब अपीयर होगा डायोड के अक्रॉस, जब वो डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा या फिर ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। हमने जब रेक्टिफायर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायोड कंडक्शन स्टेट में रहेंगे, उस टाइम पे बाकी जो डायोड है वो किस स्टेट में रहेंगे, रिवर्स बायस के स्टेट में रहेंगे। ठीक है, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने देखा है कि हमने 3 डायोड यूज किया है ना। हमने क्या यूज किया है, 3 डायोड यूज किया है, D1, D2 और D3। तो क्या होगा, एक टाइम पे एक ही डायोड यूज कंडक्ट करता है, सॉरी थायरिस्टर नहीं, डायोड। तो जब D1 कंडक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे D2 और D3 क्या रहेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेंगे, या फिर आप बोलो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मतलब रिवर्स बायस के केस में। क्लियर? जब D2 वर्क कर रहा होगा तो D1 D3 नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेंगे, और जब D3 वर्क कर रहा होगा तो D1 D2 क्या रहेगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेंगे। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है आपका, जब एक डायोड कंडक्शन स्टेट में है उस टाइम पे क्या होगा, जो अदर 2 डायोड है, जो रिमेनिंग डायोड है वो किस स्टेट में रहते हैं आपका, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड या फिर नॉन कंडक्टिंग मोड में रहते हैं। तो उस टाइम पे जो रिवर्स वोल्टेज उस डायोड के अक्रॉस अपीयर होता है वो वोल्टेज क्या कहलाएगा आपका, पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स बायस के केस में, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में अगर आप उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को इस पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई करोगे तो हमारा जो वो डायोड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपका कोई डायोड अगर नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है तो उसके अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू कभी भी इस पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तो वो डायोड जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज को हम कैसे शो करते हैं,
Peak inverse voltage is the maximum voltage and line to line voltage. तो यहाँ पे line voltage is equal to क्या होता है, √3 into phase voltage. तो √3 क्या हो गया आपका, यहाँ पे हमने √3 लगा दिया, और मैक्सिमम है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे Vm. तो peak inverse voltage for 3-phase half wave rectifier is √3 Vm. क्लियर. तो ये था आपका पूरा डेरिवेशन 3-phase हाफ वेव रेक्टिफायर का विथ वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड डेरिवेशन. यहाँ पे आपका 3-phase हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म होता है. थैंक यू.